हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हम चालू करें यूनिट नंबर 2, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एथिकल थॉट्स। हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 2 चालू कर रहे हैं और खत्म करेंगे। हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैनेजर। हम ना ही एम्प्लॉयर है ना ही एम्प्लॉई। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है, तो आपको इन एथिक्स को समझना है। डिसीजन मेकिंग में किस तरह से अलग अलग वैल्यूज इफेक्ट करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो समझने की ज्यादा कोशिश करना, क्योंकि प्लेन रीडिंग से चैप्टर समझ नहीं आएगा और इसका रीजन ही समझ नहीं आएगा कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो समझने के लिए ट्राई करना। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इंटरप्रेट करते रहना, प्रोसेस करते रहना। ऑल्सो ईयरफोन लगा लोगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हम देखेंगे कि कौन से यूनिवर्सल नॉर्म्स होते हैं और कौन से जोग्राफिकली डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं। हम सूटेबिलिटी देखते हैं ईस्टर्न वैल्यूज का वेस्टर्न बिजनेस मॉडल्स में, और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या इंडियन वैल्यूज हिंडर करते हैं बिजनेस को और बुरा मानते हैं, और प्रोग्रेसिव बिजनेस धर्म क्या होता है। तो आज की तारीख में जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो बोलते हैं हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, तो दूसरी कंट्री से लोगों को यहाँ पर लाओ, माइग्रेट कराओ और उनसे काम लो, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है। दूसरे लोग होते हैं जो वहाँ के रेसिडेंट्स रहते हैं, जो बोलते हैं कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं और वो हमारी जॉब खा रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। किसी भी वेस्टर्न गवर्नमेंट इस तरह के प्रेशर फेस करती है। इसकी वजह से जो उनका बिजनेस है उस पे ईस्टर्न ईस्ट से जो लोग आ रहे हैं, एशिया चाइना वगैरह से जो लोग आ रहे हैं, इंडिया चाइना वगैरह से, उन पे डाउट करा जाता है कि वो अच्छे से काम नहीं करते, उनकी इंटीग्रिटी, उनके मैनर्स, उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं रहते और कल्चरल डिफरेंस रहता है। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, टैक्सेस, जो कि हिंडर करते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो इतना मल्टीकल्चरल वर्ल्ड है, जो कि बहुत डिवाइडेड है, उसको क्या यूनिफाई करा जा सकता है कोई ग्लोबल बिजनेस एथिक बना के? तो हम इसे देखना चालू करते हैं। पहली चीज होती है यूनिवर्सल नॉर्म्स एंड जोग्राफिकली डिफरेंट कल्चर्स। कल्चरल वैल्यूज क्या होती हैं? जो पर्टिकुलर एरिया में रहने की वजह से, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने की वजह से जो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, जो हमारे तरीके बन जाते हैं, उसे कहते हैं हमारे कल्चर। जो एशिया का कल्चर है वो यूरोप के कल्चर से बिल्कुल अलग है, और जो अफ्रीका कल्चर है वो इन दोनों ही कल्चर से बिल्कुल अलग है। अलग अलग जो सिविलाइजेशन हिस्ट्री में हुई है चाइना इंडिया की, वो उस पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक कल्चर्स बनाती है, एरिया स्पेसिफिक इथॉस एथिक्स बनाती है। इसमें इसके मैनर्स का इंडिकेटर समझो कि अगर कोई यूरोपियन वेडिंग है, वहां पे आप कुर्ता पैजामा पहन के चले जाओगे तो समझा जाएगा कि आप रूड हो, आप गलत चीज कर रहे हो, आप उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप तैयार होके नहीं आए। और वहीं अगर कोई यूरोपियन टूरिस्ट है जो कि इंडियन टेंपल में जूते पहन के चला जाएगा, तो वो हमारे सेंटिमेंट को हर्ट करेगा। कई सारे रिलीजियस सिंबल्स होते हैं हमारे, जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के फुटवेयर्स और अंडरगारमेंट से बने होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जरूरत ये है कि जो क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस समझा जाए, रिस्पेक्ट करा जाए, ताकि फ्रेंडली मैनर में लोग को एग्जिस्ट कर सकें। तो अगर इतनी दिक्कतें हैं तो हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एथिक्स है उसमें एक फंडामेंटल अजम्पशन होता है कि ह्यूमन बींग जो है वो एक काम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। उनके पास एबिलिटी होती है टू डू गुड। सारे ह्यूमन एक्शन का मेन एम होता है अच्छी चीज करना, टू डू समथिंग गुड, समथिंग बेटर। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेशनशिप्स की और रिलैक्सेशन की। एक एग्जांपल है कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम एल्सा नाम की एक लेडी थी, उसकी रिक से शादी होनी थी, रिक गया उसके पास शादी करना, उसने देखा तो उसको विक्टर नाम से एक लड़के से ऑलरेडी शादी होती थी। लेकिन जो विक्टर था वो नाजिस की तरफ था, ये अमेरिका में थे, अमेरिकन थे, यूरोपियन थे। तो रिक ने उनसे बात करी कि भाई क्या करना है। ऐसा ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ, कि वो तो मेरे कंट्री का दुश्मन है, मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ। तो आखिरकार रिक ने अपने लोगों को सच नहीं बताया और उनकी शादी करवा दी। तो पॉइंट ये है इस कहानी का कि उसने अपना पर्सनल सेक्रीफाइस करा किसी नोबल डिसीजन के लिए, अपनी बाउंड्री से बाहर जाके। तो ये अच्छी चीज करी। तो ये जो अच्छी चीज करी, यही एथिक्स का बेस है, कि अच्छी चीज करने की एबिलिटी जो इंसान की होती है, उसकी वजह से हम एथिक्स को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ये नहीं आता कि मैनर्स और एथिकेट्स कैसे हैं, आप किस तरह टेबल पे बैठे हैं, फोर्क से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपकी वैल्यूज कैसी हैं, आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। सारे कल्चर्स में होता है कि ट्रूथ, जस्टिस, लव एंड रिस्पेक्ट, इन वैल्यूज को फंडामेंटल माना जाता है, आपके मैनर्स को नहीं माना जाता। अभी वैल्यूज जो होती हैं वो पर्टिकुलर होती है और यूनिवर्सल होती है। पर्टिकुलर वैल्यूज जो होती है जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर एरिया पे लगती है, और यूनिवर्सल जो होती है जो सब जगह लगती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पर्टिकुलर वैल्यू को यूनिवर्सलाइज कर देते हैं, सब जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं वो अलग अलग जगह से इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, एल्डर्स, किस कम्युनिटी में से हम आ रहे हैं, क्या हमारे पॉलिटिकल कन्विक्शंस हैं, क्या प्रोफेशनल रूल्स है और क्या हमारे पर्सनल एम्बिशंस है, उस सबसे हमारी वैल्यूज अफेक्ट होती हैं। और जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कोलाइड करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। तो एथिक्स जो है वो एक ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब होता है? ऐसा वर्ड जिसमें दो वर्ड को कंबाइन करते हैं जिनकी मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। तो कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है इसमें। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं क्या सही है और क्या गलत है। वो यूनिवर्सल होती है पर्सनल बिहेवियर में। मतलब आपको किसी को चीट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मिसलीड नहीं करना है, ऑनेस्टली काम करना है, अच्छा इंसान बनना है, ये सब
यूनिवर्सल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला ने जो चीजें करी वो अच्छे लीडर्स ने अच्छी चीज करी, जो कि आगे चल के ज्योग्राफिकल, रेशियल, कल्चरल बाउंड्रीज के भी आगे निकली, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक चीजें करी वो यूनिवर्सल चीजें थी, यूनिवर्सल वैल्यूज को उन्होंने प्रोपागेट करा। तो जो नेचर ऑफ द वैल्यूज है उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है सो सोक्रेट सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक मेथड जिसे हम डायलेक्टिक भी कहते हैं। इसमें हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, उसके जो पेरिफेरल चीजें होती हैं, चेंजिंग चीजें होती हैं, उसे हम अलग कर देते हैं। उसके बाद एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये उसका फॉर्मल एस्पेक्ट रहता है। फिर उसे हम डिफाइन करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सली। जैसे कि जो जस्टिस है, अगर किसी ने कोई चीज गलत करी तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जस्टिस क्या होगा पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफर कर सकता है। जस्टिस मिलना चाहिए इस बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होता है। जस्टिस एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। तो जो आइडियल चीज है, यूनिवर्सल चीज है, उसे हम कहते हैं एक आइडल। और कोई बिजनेस या कोई इंसान कितना अच्छा है उस आइडल से कितना पास या कितना दूर है वो डिफाइन करता है कि वो कितना एथिकल है या कितना अनएथिकल है। सो थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज की, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। अगर आप सिर्फ म्यूजिक को पढ़ते रहोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप असल में कोई चीज नहीं कर पाओगे। जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने जो एथिकल वैल्यूज बताई हैं, वैल्यूज बताई, उसके बारे में सिर्फ बात और पढ़ाई नहीं करी, उसे एक्चुअल में अप्लाई भी करा है। अगर बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी भी परफेक्शन के पीछे अगर नहीं जा सकते, क्योंकि परफेक्शन असल में कुछ नहीं होता है, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है जिसके आप करीब से करीब जा सकते हो। उसी तरह बिजनेस मैनेजमेंट में जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसकी अगर आप बिल्कुल परफेक्शन के लिए जाओगे तो मीनिंगलेस हो जाएगी बात। आपको एज क्लोज टू परफेक्शन एज जाना है, आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करोगे तो अच्छे लीडर्स बना पाओगे जो गुड गवर्नेंस, एम्प्लॉय केयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करेंगे और सोसाइटी में डिफरेंस ला पाएंगे। लेकिन परफेक्शन के लिए आपको नहीं जाना है। फिर जो ईस्टर्न वैल्यूज होती हैं वो किस तरह वेस्टर्न बिजनेस मॉडल में ज्यादा सुटेबल होती हैं। तो जो ईस्टर्न वैल्यूज हैं वो हेल्पफुल नहीं है वेस्टर्न बिजनेसेस के लिए, क्योंकि हिस्ट्री ने प्रूव करा है कि जो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट है वो वेस्टर्न डेवलपमेंट जो हुई है उसको अडॉप्ट करके पूरी दुनिया ने रख लिया है। तो जो फंडामेंटल वैल्यू थ्योरीज है वेस्टर्न की, वो बेस्ड हैं यूटिलिटेरिज्म पर। उसमें क्या होता है कि हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों की, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, प्लस में सेल्फ इंटरेस्ट भी आता है। मतलब जो मेजोरिटी जो ज्यादा लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, और जो छोटे लोग हैं जो फाइट नहीं कर पाते पूरे सिस्टम से, उन्हें कुचल के आगे निकल जाया जाता है, उनकी ज्यादा नहीं सोची जाती है। जैसे कि जो इंडिया से लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वेस्टर्न मॉडल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमने देखा है कि वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत वेल्थ आ जाती है। तो उसके क्या रीजन है? तो ईस्टर्न वैल्यूज में ये देखा जाता है कि जो इंडिया के लोग हैं बाहर के मॉडल को अडॉप्ट कर लेते हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन जो वहीं के इंडिजिनस लोग हैं उनको बहुत साल लग जाते हैं और बहुत जाइंट लीप का फर्क रहता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है वेस्टर्न कल्चर में कि देखा जाता है कि रेकलेस बिजनेस मशीनरी रहती है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे काम करती है, कि जो अच्छे से काम कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा प्रॉब्लम्स को, वो जिंदा रहेगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो जो लेकिन जो पूरा इंडियन एथोस है, एथोस का मतलब एथिकल सिस्टम है, वो बेस्ड है कंपैशन पे, जो लोगों को यूनाइट करता है, उनकी कम्युनिटी बनाता है। जैसे कि सिक्स जो है वो लंगर चलाते हैं अपनी, उनके उनकी मानना है कि कम्युनिटी में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो पूरी कम्युनिटी है उसकी कम्युनिटी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। यहाँ पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी दो इंसेपरेबल पार्ट रहते हैं ऑफ अप ऑफ वन सिंगल रियलिटी। और ये हम बताते हैं स्पिरिचुअलिटी से, जो कि दोनों ही ईस्ट और वेस्ट के लोग एक्सेप्ट करते हैं। सोशल डिलेमा, कई कई बार क्या होता है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट और सोसाइटी का इंटरेस्ट क्लैश कर रहा होता है। एग्जाम्पल, एक यंग आदमी है जिसकी मम्मी बहुत बीमार है और सेम टाइम पे कंट्री वॉर पे है, तो उसे आर्मी में ज्वाइन भी करने की जरूरत हो रही है, तो वो क्या करेगा? तो इस तरह के डायलेमा हमें फेस करने पड़ते हैं, जो सॉल्व करने के लिए हमारी वैल्यूज हमें बताती हैं किस तरह हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो जो इंडियन कल्चरल ट्रैपिंग है उसमें बिजनेस फ्रेंडली वो कभी भी नहीं रही है, बिजनेस को अच्छा नहीं माना गया है। डिग्निटी ऑफ लेबर की जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कॉलोनियल रिज्यूम के बाद आना चालू हुई है, उसे हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में ग्रेटर इंटीग्रेशन देखा जा रहा है कि जो बिजनेस मॉडल्स हैं और जो सोशल वैल्यू सिस्टम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, उसे इंटीग्रेट करा जा रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया के अंदर आती हैं, वो इंडियन लोगों के हिसाब से अपने फूड अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एम्प्लॉय और कस्टमर को कल्चर के हिसाब से ट्रेन करती हैं, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी वैसी रखती हैं। तो इंटीग्रेटेड बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेस मॉडल है वो वैल्यूज के बेसिस पर, बिजनेस की वैल्यूज के बेसिस पर मॉडल्स को बनाया जाता है।
तो ये जो वैल्यूज हैं वो क्या हम फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से बोल देते हैं कि जो मार्केट में चलेगा उसके हिसाब से वैल्यू डिफाइन कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है और केओस हो सकता है। तो अगर लोगों को साथ में कोएग्जिस्ट करना है तो एक लॉ बेस्ड, जस्टिस बेस्ड, फेयर बेस्ड चीजें बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए गवर्नमेंट आती है, सिविल सोसाइटी बनती है। लेकिन क्या चीज कितनी आपको करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये हमको लोगों पर छोड़ देना चाहिए, और उनकी जो विल है वो सुप्रीम रहती है। मार्केट आपको बता देगा कि एक बिजनेसमैन को क्या करना है, किस एक्सटेंट तक करना है, कितना करना है, वो मार्केट अपने आप आपको बता देगा उनके रिएक्शन के फॉर्म में। अभी ये देखते हैं क्या इंडियन वैल्यूज जो हैं वो बिजनेसेस को अच्छा शुरू से ही नहीं मानती है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है उसमें एक बिजनेसमैन का नेगेटिव व्यू ही रहा है, नेगेटिव इमेज रहा है। उसे शूद्र या लोअर कास्ट बनिया की तरह देखा गया है, जो ब्लैक मार्केटर है, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। हमारी मूवीज में भी ये देखा गया है कि बिजनेसमैन जो होता है, अमीर आदमी, बहुत ईवल होता है। आज की तारीख में भी अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है तो बिजनेसमैन को लोग मारते हैं, पीटते हैं, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो बिजनेसमैन की एक नेगेटिव इमेज तो है। ऑल्सो जो हमारे बिजनेसमैन है ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, उसे वेस्ट में अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे रेमडेक्सी की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन वगैरह बनाती थी, 2008 में उसने कई सारी ड्रग्स को यूएस ने बैन कर दिया था। उससे बहुत एम्बेरसमेंट हुई। ऑल्सो गारमेंट इंडस्ट्री में भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं। एक नेगेटिव इमेज है इंडियंस के बारे में पूरी दुनिया में कि ये डिसऑनेस्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, सब स्टैंडर्ड काम करते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं, और इन्हें वक्त की कोई कदर नहीं होती है दूसरे की। जिसमें कुछ सच्चाई तो बिल्कुल है। हम इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी वैल्यूज अलग है, हमारी वैल्यूज अलग हैं, जो हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। लेकिन कुछ चीजें तो हैं हमारे सिस्टम में गलत, जो कि बिजनेस, हमारे बिजनेसमैन की इमेज को अच्छी तरह से अफेक्ट नहीं करती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो इंडियन एक्सपेट्रिएट होते हैं वो वेस्ट में जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि इसका रियल सीक्रेट है जो वैल्यूज हमारी यहाँ की सोसाइटी हमारे अंदर, कम्युनिटी हमारे अंदर इंग्रेन कर देती है। जैसे कि फैमिली वैल्यूज, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ काम करना समझ गए हैं। इसकी वजह से नए बिजनेस मॉडल इंडिया में ही डेवलप हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में बन चुकी है। सिर्फ चाइना से हम पीछे हैं, और यूएसए तो बहुत स्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ चाइना के हम पीछे हैं। चाइना में भी बहुत रिफॉर्म हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम 2 डेकेड पहले हमसे रिफॉर्म करना चालू कर दिया था, और उनकी जो एथिकल वैल्यूज है वो भी बहुत कॉमन है। वैल्यूज किस तरह की हैं? हमारी वैल्यूज हमें पेशेंस सिखाती हैं, जो कि वेस्ट में लेजीनेस या प्रोकास्टिनेशन की तरह देखा जाता है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, जो पर्पस या डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस को करने का। ये बात सच है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी पीछे रह गया। फार्मर्स का मोरल कम है, उनकी वैल्यूज कम है, उनका जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है। तो उसकी वजह से एक फ्री मार्केट एंटरप्राइज बनाने की जरूरत है एग्रीकल्चर को, जिससे कि बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम करने की जरूरत है। ऐसी कोशिश करी गई थी, गवर्नमेंट ने लॉज लाए थे, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से उसे वापस लेना पड़ गया था। तो अभी भी फार्मर एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे शेप में नहीं है इंडिया के अंदर। अभी कल्चर जो होते हैं उसमें क्लैश होता रहता है। जब आप एक जगह पे, जैसे यूएसए है, कनाडा है, वहां पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, तो उनमें क्लैश होता रहता है, क्योंकि उनके व्यूज अलग अलग होते हैं। मतलब जो उनकी बेसिक वैल्यू है कि भाई ऑनेस्टली काम करना है, उसमें किसी को कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी में क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसमें डिबेट हो सकता है। एग्जाम्पल कि कपड़े जब भी आप बाहर जाओ पब्लिक में, तो वो आपको मॉडेस्टली पहनने, ऐसे कपड़े पहनने जिससे कोई और अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन अलग अलग जगह के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे टर्की ने बोला है कि इस्लामिक ड्रेस कोई पार्लियामेंट में नहीं पहनेगा ताकि हम सेक्युलर दिखें। फ्रांस में कोई भी क्रॉस, इस्लामिक गारमेंट या टर्बन्स, जो हमारी पगड़ी होती है सरदारों सिख्स की, वो पहनना अलाउड नहीं है, वो भी पब्लिकली आप नहीं पहन सकते। तो जो सिख लोग हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हम हेलमेट थोड़ी पहन सकते हैं, ये तो हमारा रिलीजियस चीज है। तो ये क्यों आते हैं सारे ये कॉन्फ्लिक्ट्स? क्योंकि हमारा एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होता है, जो कि हमें मोरल प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें सस्टेन, उसके सोल्यूशन को सस्टेनेबल बनाने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। तो जरूरत ये है कि हम एक बैलेंस लेवल ऑफ रीजनेबलनेस रखें, और सामने वाले के साथ पीसफुल डिस्कशन करें, डायलॉग करें, ताकि सोल्यूशन निकाल सकें। लेकिन इसे हमें एक्सट्रीम नहीं रखना है, एक बैलेंस लेवल तक रखना है, वरना कनाडा जैसी सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा चुकी हैं चीजें। अभी जो वैल्यूज हैं वो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप सिमिलर अलग अलग ग्रुप के लोगों को ले आते हो, तो लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, और एक ग्रुप दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल, रीजनल, एथिकल या रिलीजियस एस्पेक्ट पर। इसकी वजह से लड़ाई होती है। जरूरत होती है एक नए एटीट्यूड को बनाने की, को एग्जिस्टेंस के, ताकि हम दूसरे चीजों को समझ सके और रिस्पेक्ट भी कर सकें। अभी जो प्रोग्रेसिव बिजनेस धर्म है, तो धर्म जो होती है वो वैल्यूज होती है। वैल्यूज में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो स्टैटिक होता है, मतलब फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, और एक होता है जो कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। स्टैटिक पार्ट कौन सा रहता है? जैसे कि अगर मैं चीजों को मेजर करके बेचता हूँ, तो जो मेजरमेंट का ग्राफ रहेगा कि कितने ग्राम से किलोग्राम बनता है, वो तो फिक्स ही रहने वाला है। जो स्टैंडर्ड है वो तो फिक्स ही रहने वाला है। और
जैसे कोई स्पोर्ट है तो उसके जो रूल्स हैं वो तो आपको फिक्स ही बनाने पड़ेंगे, वरना कोई भी इंसान कभी भी आएगा, रूल चेंज कर देगा, लोग को मैनिपुलेट करेगा। तो ये कोड्स रहते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश रहते हैं बिजनेस एथिक्स में। एक मैनेजर को इन कोड्स को समझना पड़ता है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, और उसकी वजह से आपकी बाउंड्री पता चल जाती है आपको कि आप क्या, कहाँ, कितना आपका एरिया है, और उसके अंदर आप किस तरह से एक्ट करते हो, वो आपकी वैल्यूज डायनेमिक रहती है, क्योंकि आपका नॉलेज रहता है, आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो, अलग अलग सिचुएशन में एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसकी वजह से आपके डिसीजन अफेक्ट होते हैं, और आपके डिसीजन आपको रिजल्ट मिलते हैं। उससे आपकी मोरालिटी डिसाइड होती है कि आप क्या करते हो, किस तरह से करते हो, उसके हिसाब से आपके एथिक्स बनते हैं। ऑल्सो एक वैल्यूज होती है जो कि कोड बेस्ड रहती है। कोड बेस्ड मतलब एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को के लिए हम कोड बना दे कि ये करना अच्छा होता है, ये करना अच्छा नहीं होता है, और उसके हिसाब से ही चीजों को अफेक्ट करें। जो मैनेजर्स है वो इन कोड ऑफ कंडक्ट को समझता है, और वो बता देता है कि भाई आपका जो बाउंड्री है वो इतना है, अब उसके अंदर आप किस तरह से आपके काम को करते हो वो आपकी वैल्यूज बताता है, वो आपका डायनेमिक नेचर बताता है। एग्जाम्पल, कोई स्पोर्ट है, मान लो क्रिकेट, उसमें हमने पहले कोड से बना दिया कि भाई अगर डायरेक्ट बॉल गई तो 6 रन मिलेंगे, स्टंप पे लग गई तो आउट होगा, पैड्स पे लग गई, अंपायर ने अपील करा, उसने आउट दिया तो आउट होगा। तो हम रूल्स बना देते हैं, वो हो गए कोड। फिर आप कितने अच्छी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके कितने अच्छी तरह से खेलते हो, वो बताता है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो या नहीं। अभी बिजनेस का जो धर्म होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का, तो उसमें नेचुरल डेवलपमेंट होता रहता है। धर्म हमें बताता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हमें लगती हैं, जैसे पहले हम पैसे रखते हैं, फिर फिजिकल लव लगता है, फिर राइचियसनेस लगती है, धर्म लगता है, फिर स्पिरिचुअल लिबरेशन लगती है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 परस्यूट होते हैं किसी भी इंसान की, जो कि हमें गोल की तरफ गाइड करते हैं, अच्छे कैरेक्टर की तरफ गाइड करते हैं। धर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्निंग फिनोमिना है जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होती है और हमारे फिजिकल लॉज ऑफ कंडक्ट भी रहते हैं। उसी तरह से जो बिजनेस के एथिक्स रहते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और जो कंफ्यूजन रहता है एथिकल वैल्यूज और स्टेट ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट में, उसे एलिमिनेट करता है। वो हमें कुछ वैल्यूज बताता है जैसे कि नॉन वायलेंस, सत्य, फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल ड्यूटी, सेल्फ कंट्रोल एक्सेट्रा। इनमें से अगर किसी एक भी वैल्यू को हम, कोई भी बिजनेसमैन अपना फोकल पॉइंट बना ले और उसे, तो सारी बाकी चीजें जो है वो एक साथ आ जाएंगी। जैसे महात्मा गांधी ने सिर्फ अहिंसा उठाई थी एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ हिज लीडरशिप, और बाकी सारी जो चीजें हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्वच्छता, वो सब एक साथ आ गई थी फ्रीडम मूवमेंट। तो अगर आप इनमें से किसी एक को भी एडयर करते हो वर्च्यूज को, तो बाकी सारी चीजें जो है एक साथ आने लगती है। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि आपका जो धर्म है वो आपका काम करना है, आपका आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। उसी तरह से सोसाइटी अलग अलग फील्ड के लोगों से अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करती है। टीचर से एक्सपेक्ट करती है कि आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर से एक्सपेक्ट करती है कि आप लोगों को विद केयर ट्रीट करेंगे, और बिजनेसमैन से ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कॉमर्स करेंगे विद अ डिग्री ऑफ फेयरनेस। तो लोग आपको बता देंगे कि क्या एथिक्स आपको होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका धर्म रहता है। तो धर्म फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है जो यूजुअली एशिया के हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी में रहता है, जो बताता है कि किस तरह कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, और सोशल प्रिंसिपल्स किसके क्या है, और किस तरह से नेचुरल ऑर्डर किस तरह से रहने वाला है किसी भी सोसाइटी में। ये धर्म के बेसिस पर आप सारे डिसीजन लेते हो, जो कि किसी भी मैनेजर को समझना चाहिए, जिससे वो किसी भी डायलेमा और कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। दिस वाज द चैप्टर। गुड नाइट, कीप इम्प्रूविंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।